बहुत बहुत खैर मकदम है आपका आई न्यूज़ पर। आज हम आए हैं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जनाब मुफ्ती शमून कासमी साहब के पास। मुफ्ती शमून कासमी जो एक नुमाया चेहरा है हिंदुस्तान की राजनीति का। आप इससे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कोर मेंबर रहे। अन्ना हज़ारे साहब ने जो आंदोलन किया था करप्शन के ख़िलाफ़, उसकी टीम का और उस आंदोलन में एक अहम भूमिका जनाब मुफ्ती शमून कासमी साहब ने निभाई। और आज आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से उत्तराखंड में अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका मुफ्ती साहब। उस सब एक आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में आना कैसे हुआ आपका? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। मैं सबसे पहले तो इस वक्त मन बहुत दुखी भी है और हालात ऐसे हैं कि जो हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, ये समस्त परिवार, समस्त संसार एक नर और नारी की संतान है। वसुधैव कुटुंबकम, उसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो अल खल्क़ु अयालुल्लाह। आज के परिपेक्ष में जो हालात हैं, मैं सबसे पहले उस पर उन शहीदों को जो कश्मीर पहलगाम के अंदर शहीद हुए और जिन आतंकवादियों ने उन्हें हताहत किया, मैं शहीदों को श्रद्धांजलि और उन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ कि उन्हें संवैधानिक तौर से सज़ा दी जाए। जिन्होंने निहत्थे बेकसूर पर्यटकों को, जो अपने परिवार के साथ, कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग ही नहीं, हमारा मुकुट है और कश्मीर और कश्मीरियत दोनों हमारे हैं। कौन लोग हैं वो जिन्होंने हमारे देश के उन मासूम लोगों को, जो उन कश्मीर के अनेकों लोगों के लिए उनकी रोजी रोटी का जरिया बन करके जाते हैं, और कश्मीर को पूरे देश के अंदर आकर के वो प्रचार करते हैं। आज उन आतंकवादियों में वो कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने हमारे देश की गंगा जमनी, हमारे भाईचारे को खंडित करने का प्रयास किया है। मैं सबसे पहले उनके सार्वजनिक सज़ा की, सख्त से सख्त सज़ा की मांग करता हूँ। और अकील साहब, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीति क्या है और मैं क्यों राजनीति में हूँ। आपने सवाल किया। हमारा सरोकार हमेशा से सामाजिक कार्यों से रहा है। समाज के अंदर जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं, उन्हें कमज़ोर करना और भाईचारे को मजबूत करना। और भाईचारे को मजबूत करने का उद्देश्य ये है कि हिंदू और मुसलमान नहीं, सिख और ईसाई नहीं, हम सबसे पहले उस देश के नागरिक हैं जिस देश ने सारी दुनिया को आध्यात्मिकता का, रूहानियत का, भाईचारे का और डिसिप्लिन का सबक सिखाया है। आज अनेकता में एकता हमारी संस्कृति है जो कहीं ना कहीं खंडित होती नजर आ रही है, और वो चंद लोग हैं जिनकी बिना पर समाज के अंदर बिखराव आ रहा है। मैं समझता हूँ कि राजनीति उन्हें जोड़ने का और उन ताकतों को कमज़ोर करने का, जो ताकत देश के अंदर नफरत पैदा करना चाहती है, और वो ताकतें जो देश को ऊपर लाना चाहती हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उन्हें ताकत देना और उन ताकतों को, उन विघटनकारी शख्सियतों को, ताकतों को, शक्तियों को कमज़ोर करना, मैं समझता हूं कि हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है। और मैंने, क्योंकि 2010 में जब आपने अन्ना आंदोलन का जिक्र किया, तो मैं आपको बता देता हूं कि उसके फाउंडरों में से चंद एक लोग थे, उनमें से मैं भी एक था। वो देश के अंदर कांग्रेस का कार्यकाल बहुत लंबा रहा है और हम ये महसूस करते थे कि इस कांग्रेस के लंबे कार्यकाल के अंदर मुसलमानों ने कांग्रेस को एक तरह से सपोर्ट नहीं किया, अपना
अपना गॉड फादर माना और आज़ादी के बाद मुसलमानों ने लखनऊ तारीखी शहर है हिंदुस्तान का, वहाँ उन्होंने ऐलान किया कि अब हम प्रैक्टिकली राजनीति नहीं करेंगे बल्कि हम सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, मुसलमानों को सशक्त बनाएंगे, एजुकेशन के एतबार से, आर्थिक स्थिति के एतबार से। तो कांग्रेस को उन्होंने सपोर्ट किया आंख बंद करके। उसी कांग्रेस ने 60 साल राज किया और मुसलमानों को किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। और इसमें जो विडंबना ये है कि एक ऐसे संगठन से उन्होंने खौफजदा किया जो संगठन राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है। और हमारे भी उसमें संगठन बने थे, तो उसमें मेरी मुराद ये है कि मैं आरएसएस के बारे में कह रहा हूँ कि मुसलमानों को कांग्रेस ने खौफजदा किया उन अपने तथाकथित लीडरों के जरिए से। वो मुसलमानों को डराते रहे और डरा करके उन्होंने इतना खौफ उनके अंदर पैदा कर दिया। आरएसएस उस जमाने के अंदर जनसंघ होती थी, आज भाजपा है। मैं ये देखता था कि जो 60 साल का कांग्रेस का कार्यकाल रहा है भारत के अंदर, उसमें मुसलमान एक वोट बैंक की तरह उनके लिए इस्तेमाल हुए और उनका कल्याण कोई नहीं हुआ, बल्कि उन्हें, जिसे तुष्टीकरण कहते हैं, उनका तुष्टीकरण यही है कि उन्हें खुश करते रहे और आरएसएस और बीजेपी से डराते रहे। 60 साल के लंबे कार्यकाल के अंदर उन्होंने मुसलमानों को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया और मुसलमान उनके लिए सिर्फ एक वोट की मशीन बन करके रह गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इन हालात में जब हमारा ये आंदोलन शुरू हुआ 2010 में, तो हमने उस वक्त बहुत करीब से देखा और मन में ये बात आती थी कि सारे करप्शन की जननी तो कांग्रेस है और इसने मुसलमानों को विशेषकर जो हाशिए पे ला कर रखा है। तो हम ये महसूस करते थे कि मुसलमानों के धरातल पे जाने का सबब क्या है। इसलिए हमने जब ये देखा कि भाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, मैंने हमने इस पर रिसर्च किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाकई मुसलमानों के दुश्मन है, हमें कहीं नहीं लगा। और इत्तेफाक देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो वो आए इस नारे के साथ हैं कि हम सबका विकास करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। मगर क्योंकि राजनीतिक तौर से मुसलमान अपरिपक्व है, उसके परिपक्वता उसमें नहीं है, वो इसमें सफल रहे कि मुसलमानों को बीजेपी से दूर रखने में जो उनका रोल है वो बहुत मैं समझता हूँ किसी से छुपा हुआ रहे। और उस रोल को अंजाम देने में जो बड़ा योगदान है वो इन तथाकथित मुस्लिम तंजीमों का है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आदि जैसी तंजीमें, इन्होंने मुसलमानों को कभी मेन स्ट्रीम से जुड़ने नहीं दिया। मेन जो मुख्य धारा की एजुकेशन हो सकती है वो उन्हें हासिल नहीं करने दी। तो हमने ये सोचा कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो उस आंदोलन से हम जुड़े। उस आंदोलन का एक बड़ा काम ये था कि एक बड़ी सरकार यहाँ से रुखसत हुई और अन्ना हजारे जी हमारे फेस थे, हमारे आदर्श थे। हमने एक बात उस वक्त ये ज़रूर देखी कि एक ऐसा समय आ गया कि जहाँ कांग्रेस हर तरह से, क्योंकि सरकार तो सरकार होती है, हम लोगों को हर तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया। जितने हमारे साथी थे, किरण बेदी हो, प्रशांत भूषण जी हो, शांति जी हो, और कर्नाटका के लोकायुक्त रहे हैं हमारे चाहे मेधा पाटेकर रही हैं, तो ये सारे लोग, स्वर्गीय स्वामी अग्निवेश जी, तो और एक दौर ऐसा आया कि जब ये हालात ऐसे हो गए तो आपने स्वामी रामदेव का भी जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है कि उनके साथ 4 जून को जो वाक़या हुआ, तो हम भी उस वक्त साथ थे, एक ही स्टेज पे थे। तो जिस तरह से ताकत के बल पे कांग्रेस ने उस आंदोलन को ख़त्म किया और हमारी जो लोकपाल की हमारी मांग थी उसे जिस तरह से नज़रअंदाज किया, तो जाहिर है कि परिवर्तन की ज़रूरत थी।
तो उस परिवर्तन के अंदर कांग्रेस ने बहुत सारे षड्यंत्र किए, जो षड्यंत्र, मगर वो सब षड्यंत्र नाकाम होते चले गए। फिर मैंने 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने, तो हमने ये तय किया कि अब हमें भाजपा को सपोर्ट करना चाहिए, और हमने अपनी हिम्मत भर कोशिश की। जबकि मुसलमानों को बहुत इन्होंने दिमागों के अंदर आरएसएस और बीजेपी से ऐसी नफरत भर दी थी कि मुसलमान बहुत शंकाओं में था। मगर उस ज़माने के अंदर 2014 में मुसलमान पोलराइज नहीं हुआ, और हम लोग पूरे मुल्क में निकले। 2014 में मैंने पार्टी को ज्वाइन किया, तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया था, मुझसे पत्रकारों ने उस वक्त भी पूछा कि आप भाजपा में क्यों आए, क्योंकि मुसलमानों के हितैषी संगठन और राजनीतिक पार्टियां तो समाजवादी और कांग्रेस कहलाती थी। तो मेरा प्रैक्टिकली ये रहा है कि मैंने ये देखा कि आरएसएस राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है संगठन, और भाजपा में करप्शन नीचे है, देश ऊपर है। अच्छा, आप जो है भाजपा में मुस्लिम का मुस्तकबिल किस रूप में देखते हैं? देखिए, भाजपा में मुस्लिम ही नहीं, पूरा देश का मुस्तकबिल मैं अच्छा देखता हूँ। राजनीतिक को अगर बात करें नहीं, देखिए, अब उसमें राजनीतिक तौर से अगर आप ये कहते हैं, आपका कहना ये है कि वो भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती, यही आप कहेंगे। मैं इसका उत्तर बहुत शॉर्ट में देना चाहता हूँ। जो मुसलमानों के वोटों से राजा बने, एक ही परिवार के अंदर लगभग 50 लोग कमोबेश राजनीति के अंदर हैं, मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर, यानी जिला पंचायत से लेकर के और पार्लियामेंट का मेंबर था, कोऑपरेटिव बैंक से लेकर के सोसाइटी तक। मेरी मुराद है समाजवाद से अखिलेश यादव के परिवार से, जिन्हें मुसलमान 90% वोट देता है। अब दूसरा बड़ा संगठन है कांग्रेस का, जो जिसके 3 सदस्य लोकसभा के अंदर हैं। मैं जो अगली बात कहने जा रहा हूं, आप उस पर चौंकेंगे कि जिन 5 जगहों से 5 मेंबरान पार्लियामेंट अखिलेश यादव की जीत का आए हैं, वहां मुसलमानों की वोट और परसेंटेज 30, 40 और 50% तक है। जहां से कांग्रेस जीत करके अपने दोनों अपनी बेटी और बेटे को जिता के लाई है, वहां एक जगह तो 90% के करीब, यानी 80% से ज्यादा मुस्लिम है वायनाड के अंदर, और रायबरेली के अंदर भी 30-40 से कम नहीं है। आप ये बताइए, अगर ये मुसलमानों के हितैषी थे, तो यहाँ से मुसलमानों को जिता के लाना चाहिए था। भाजपा के लिए ये तथाकथित जो मीडिएटर हैं, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, ये क्या करते हैं, जब भी इलेक्शन आता है, ये एक ग्रुप निकलता है कि जो भाजपा को हराए उसे वोट दो, और मुसलमानों को ये भ्रमित करते हैं। हमारा ये कहना है कि तुम मुसलमानों को भ्रमित मत करो, कांग्रेस से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, और भाजपा से कोई आपकी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तो राजनीतिक तौर से मैं ये समझता हूं कि अगर मुसलमान थोड़ा सा बेदारी उसके अंदर राजनीति आ जाए और वो इन मीडिएटरों से अपना पीछा छुड़ा दे, तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह तमाम वर्गों का कल्याण कर रही है, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। मुसलमानों का राजनीतिक सशक्तिकरण भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे लगता है। मुफ्ती साहब, आपने जिक्र किया कि 2014 में जो आपने आंदोलन किया, लोकपाल को लेकर आपने किया, मगर आज तकरीबन 11 साल बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में है और स्टेट में भी कमोबेश यही हाल है। तो लोकपाल के बारे में तो अभी तक लोकपाल आया नहीं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो उसकी प्रक्रियाएं हैं वो इसी सरकार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं, और लोकपाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें उस पर प्रगति उस पर जो है गतिमान है। मगर सवाल तो ये था कि उस ज़माने के अंदर ये 2010 की बात है, 2014 में तो माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होने के नाते वो जीत करके आए, फिर 2019 में जीते, और तो अब 24 में भी जीते। और 2014 में हमने अपनी हिम्मत भर कोशिश की थी देश के लोगों को समझाने की कि भाई, अगर कांग्रेस का जो करप्शन का कि जो 60 साल हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है, और विशेषकर माइनॉरिटी के लिए, और माइनॉरिटी भी मुसलमानों के लिए तबाहकुन रहे हैं। वो तबाहकुन कहने का मेरा जो उद्देश्य ये है कि 1947 से लेकर के 2014 तक जो फसादात हुए हैं, जो दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए, इसमें लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं और किसी को कोई सजा नहीं मिली।
और उसके बाद जो उनके कार्यकाल के अंदर मुसलमानों को जेलों में ठूसा गया, जो अब 20-20 साल की अपनी सजा पूरी करके वो आ रहे हैं और दोष मुक्त हो रहे हैं, ये सब कांग्रेस का किया धरा था। और आरएसएस से डरा करके इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बनाने की धारणा से ज्यादातर मुसलमानों के तथाकथित मुस्लिम धार्मिक और राजनीतिक लीडरशिप का इस्तेमाल किया था और उनके इस्तेमाल करने में वो कामयाब भी रहे। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, पूरा भारत दंगा मुक्त है और उस दंगा मुक्त और शांति और सुकून का नतीजा ये है कि आज भी मुसलमानों के बच्चे हर साल यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, बच्चे सुकून के साथ पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्र से जुड़ रहे हैं और राष्ट्रवाद से जुड़ करके, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ के उनका भी कल्याण हो रहा है, देश की भी सेवा हो रही है। मुफ्ती साहब, कांग्रेस ने जो किया वो भुगत रही है। मेरा कहना यह था कि लोकपाल पर आपने आंदोलन किया, मगर आज भी लोकपाल एग्जिस्ट नहीं करता। और एक बात आपने करप्शन की कही, मगर एक धारणा ये है कि जितने भी करप्ट पॉलिटिकल या पॉलिटिशियंस थे कांग्रेस में, आज वो ज़्यादातर बीजेपी में हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात आपको पता है, अगर कहीं आदमी कोई करप्शन कर रहा है, करप्शन अगर कर रहा है और वो कहीं अच्छी जगह आ जाए और वो अच्छी सोहबत से, जैसे मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, अभी सोहबत का असर कितना पड़ता है, संगत का। ये मैं अभी देख रहा था एक वीडियो, तो उसमें एक बछड़ा जो है, गाय का जो बछड़ा होता है, वो घोड़े की तरह भाग रहा था। तो क्योंकि वो घोड़ों के साथ में उसकी परवरिश हुई, वो घोड़ों की तरह भाग रहा था। ऐसे ही अगर अच्छे लोगों के साथ आदमी रहेगा तो खराब आदमी आकर के भी ठीक हो जाएगा, और अगर वो ठीक हो जाए तो वही मामला है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी में आकर के कोई अपने आचरण को बदल लेता है और पार्टी के अच्छे होने की ये सबसे अच्छी मिसाल है। अच्छा, तो मतलब हम मान लें कि बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन है, कि उनके पुराने करप्शंस के जो दाग थे वो बीजेपी में आकर धुल गए। नहीं, मतलब वो और एक चीज और थी कि दाग तो उनके जो लगे वो लगे होंगे, मगर सवाल तो ये कि आगे आने के बाद अगर उसका आचरण बदलता है, वो ठीक काम करता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी आपको कि भाई अच्छे लोग आने के, अगर खराब भी आ रहे हैं तो अच्छे हो जाते हैं। और ये तो सोहबत का असर होता है, जैसी जगह पे आप जाएंगे, जैसी संगत बैठेंगे, वैसे ही आपका अच्छा, जैसा मन जैसा जल वैसे ही मन। करप्शन पे अगर हम बात करें तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से आई है, किसी को भी सजा करप्शन में नहीं हुई। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेके बहुत कुछ हंगामा हुआ, या और नेशनल हेराल्ड पे बहुत बात चली, मगर करप्शन के मामले में आज तक किसी को भी सजा नहीं हुई है। ये तो जुडिशरी का वो है, वो सब जुडिश है, और उसमें मैं समझता हूँ कि लोग सजा भी होगी और इन लोगों से रिकवरी भी होगी, जो करप्शन का पैसा वो वापस भी आएगा। अब मैं देखिए आपसे उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ कि हमारे आप उत्तराखंड राज्य में जहाँ मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत हमारे 452 मदरसे रन कर रहे हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर उन मदरसों को आधुनिक बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उन्हें मॉडर्न बनाने का, हर मदरसा हमारा मॉडर्न एजुकेशन देगा, क्योंकि हमने एनसीईआरटी का वो सिलेबस लागू किया है कि जिसे अपनी धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ, आप धार्मिक एजुकेशन की स्वतंत्रता है, आप उसे पढ़िए, उसमें कहीं आप पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, मगर उसके साथ साथ हम मदरसों में पढ़ने वाले उन बच्चों को जो 4% मुसलमान, गरीब मुसलमानों से रिलेटेड हैं, उन्हें हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के अंदर, उनके मार्गदर्शन के अंदर हम उन्हें आधुनिकता से जोड़ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान, तो हम उन तमाम लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को जो खौफजदा किया गया है, वो उनका खौफ निकलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कार्यों को देखते हुए, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक मानव प्रेमी हैं, जहां वो सख्त हैं कानूनी प्रक्रिया को लागू कराने के लिए, वहां वो बहुत कोमल भी हैं कि उनके, अगर आप देखें कि वो मानव प्रेमी, अभी टनल के अंदर आपने देखा होगा कि 40 मजदूर जिनकी कोई बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं थी, उन 40 के 40 परिवारों को बचाया और पूरी ताकत लगाई, और यही वजह है। और आज जो हमने देखा है कि हमारी जो सरकार है वो सबको साथ लेके चल रही है, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे कच्चे मकानों का पक्का बनना हो, चाहे शौचालयों का बनना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का बनना हो। तो हर तरह उत्तराखंड राज्य की मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
उनके हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर बगैर किसी भेदभाव के हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब अनियमितताओं से कोई समझौता नहीं करते हैं। जैसे अगर अवैध मदरसों के ऊपर जो कार्रवाई, अच्छा, अवैध की डेफिनेशन मतलब अवैध की क्या डेफिनेशन है? आपने अभी आप बात कर रहे हैं कि 177 मदरसे जिनको आप अवैध या अपंजीकृत कह सकते हैं, तो अवैध की डेफिनेशन क्या है? हाँ देखिए, एक बात आपको बताएं कि पहले ये कि मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के अंदर बहुत ही निष्पक्ष होकर काम कर रहा है और जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रहा है। हमने बिल्कुल, हमारे यहाँ करप्शन जीरो है और उस पर हमने मदरसों के लोगों को अभी हमने विगत 27 फरवरी को 49 मदरसों को नई मान्यता दी और 48 मदरसों को हमने रिन्यूअल किया, यानी 97 मदरसे हमने कंसिडर किए। आप ये देखिएगा 88 एप्लीकेशन में से 88 में से 37 रह जाती हैं। उन 37 को भी हमने कहा अपने नॉर्म्स पूरे करिए, नियमित तौर से आपके नॉर्म्स पूरे होंगे तो हम आपको कंसिडर करेंगे। नहीं, ये तो आप मैं पूछ रहा हूँ कि अवैध की क्या परिभाषा है? वही बता रहा हूँ जी। अब वो जब हम बार बार मदरसा, एक एजुकेशन बोर्ड हमारा है और बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आप आइए और नियमित तौर से अपना हिसाब किताब, क्या आप पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों का रहन सहन कैसा है, इसलिए कि वो बच्चे राज्य के बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, उन्हें आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या उन्हें आप खिला रहे हैं, कैसा वातावरण है, इसकी जानकारी सरकार को होना और बोर्ड को होना अति आवश्यक है। तो उन मदरसों को जो वैध नहीं है, अवैध वो हैं जो कहीं से भी पंजीकृत नहीं है। अगर वो या तो वो एजुकेशन बोर्ड से हो या मदरसे बोर्ड से हो, अब उनका पंजीकरण ही नहीं है। जब पंजीकरण नहीं है कहीं से, तो आप बताइए कि वो कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं, क्या उनकी विचारधारा है और उन बच्चों के साथ में उनका क्या व्यवहार है। सरकार एक बड़ा हिस्सा है और सरकार अगर चाहती तो ये यथास्थिति में मदरसे चलते रहे, उसी में उनकी फॉर्मेलिटी पूरी हो सकती थी। तो ये बंद करने के बाद देखिए, जब तक कानून सबको बराबर लेके चलता है और कानून का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। आप ये देखिएगा कि अगर आप अनिवार्य तौर से कोई कार्य नहीं करते हैं तो वो उन बच्चों का मौलिक हनन है, उनके अधिकारों का हनन है। अब ये हर सरकार की और हर गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दें। हम उन मदरसों के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर, हम गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देना हमारे लिए ये कमिटमेंट है कि ताकि वो आने वाले दिनों में बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सके, वो इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके। और ये तभी संभव है जब हम उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देंगे, जब उन्हें मॉडर्न एजुकेशन देंगे, तब उन्हें ये जब चीजें मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो वोट बैंक की धारणा कांग्रेस ने जिस तरह से उन्हें मदरसों के जरिए से उन्हें वोट बैंक बनाया है, इन्हीं मदरसों के जरिए से मुसलमानों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। और ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई वैध और अवैध वही है जो उन तमाम जो सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। उस सब मैंने जब ये रिसर्च कर रहा था वैध और अवैध के उसमें, तो मैं ये देखता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है कि मदरसों को मदरसा बोर्ड्स में या किसी भी एजुकेशन बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। यदि कोई ऐसा आदेश अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है कि आपको पंजीकृत होना अनिवार्य है, तो फिर आप कैसे उसको अवैध कह सकते हैं? देखिए, हम अब पूरे देश की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने अनेकों बार ये बात कही है और हमारे यहाँ यही वजह है कि 452 मदरसे रजिस्टर्ड भी हैं। तो और जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उन्हें वो नियमित तौर से चल रहे हैं, उनमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनकी समय समय पर मॉनिटरिंग भी होती है, उनकी समय समय पर जांच भी होती है, ताकि उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, उनका रहन सहन अच्छा है या नहीं है। तो हमारे एक मानक है मदरसा बोर्ड के, उन मानकों को पूरा करिए, हम उसे कंसिडर करेंगे। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं उन्हें मदरसा बोर्ड से या अन्य किसी बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और अपना हिसाब किताब भी रखना चाहिए, ताकि आप जो है नियमित तौर से चलेंगे तो बच्चों पे भी अच्छा प्रभाव होगा, आप उनकी देखभाल भी करेंगे। और मदरसा बोर्ड के दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए। हमने पहले भी अभी इसी साल में हमने मान्यता दी है और आगे कुछ जैसे हमारे पास उनकी डिमांड आती है, हमने
फिर से मीटिंग करके उन्हें मतलब यही सवाल मैंने उच्च अधिकारियों से भी पूछा, तो जो मदरसा सील किए गए हैं उनका कारण कहीं भी ये नहीं बताया गया कि ये मदरसे अपंजीकृत हैं। जो सीलिंग का कारण उच्च अधिकारी बता रहे हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एमडीडीए से इनका नक्शा बिल्डिंग का पास नहीं है। खैर ये चलिए टिपिकल सवाल हो जाएगा। ये भी हो सकता है। मुस्तफ़ आपका मैं ये जानना चाह रहा था कि आप बात कर रहे हैं कि हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करेंगे, मदरसे पर होना भी चाहिए, पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए शिक्षकों की व्यवस्था जो आप 452 तो आप बता रहे हैं मदरसे पंजीकृत ऑलरेडी हैं, उसके अलावा 97 आप ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं और 49 आपने कर दिए हैं, तो उनके लिए शिक्षकों की व्यवस्था और उनकी जो सैलरी है वो कैसे निकलेगी? देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ से सैलरी का प्रावधान नहीं है, ये व्यवस्था उन्हें अपनी करनी होती है। हम तो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के बारे में हमारी मॉनिटरिंग रहती है। दूसरी ये है कि अभी हम आने वाले दिनों में जो बच्चे नीचे बैठते हैं, सरकार उन्हें जो है वो टाट मुक्त करने जा रही है। हम उन्हें फर्नीचर और आदि जितनी ज़रूरतें उनकी हो सकती हैं वो डिमांड करेंगे, तो हम उनकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। सरकार चाहती है कि उन बच्चों को, जो बच्चे आज के दौर में टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं, उन्हें भी अच्छा फर्नीचर मिलना चाहिए। इन सारी चीज़ों की तरफ सरकार की तवज्जो है। सरकार कहीं बगैर भेदभाव के मदरसों में कार्य कर रही है, किसी भी जगह कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं है। और अभी मूक बधिर बच्चे जो होते हैं उसके लिए एक प्रावधान आया है, जो बच्चे यानी अपंग होते हैं, दिव्यांग जिसे हम बोलते हैं, गूंगे बहरे इस तरह के, तो उनके लिए भी हम मदरसों को टीचर प्रोवाइड करेंगे। और यही नहीं, हम इनके साथ साथ उन बच्चों को फिजिकली तौर से जो चीज़ें भी हो सकती हैं, ताकि आने वाले दिनों में ये बच्चे भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें कि मदरसों की एजुकेशन को हम ऐसा बनाएंगे कि जो प्राइवेट स्कूलों की तरह ये बच्चे भी अच्छी एजुकेशन हासिल करके मुसलमानों का मुस्तकबिल अच्छा बनाएं। मुस्तफ़ा आपने बात की कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विज़न है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मगर और आप बात कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो मुस्लिम बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं, मगर मैं भी कुछ आंकड़ा देख रहा था। मौलाना आज़ाद फेलोशिप एक स्कीम चलती थी, उसको तो सरकार ने बिल्कुल ही बंद कर दिया। नया सवेरा एक स्कीम थी, उसको भी बिल्कुल बंद कर दिया। उसके अलावा प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप बच्चों की आती थी, वो उसका बजट 2023 और 24 में 433 करोड़ था, जो कम करके 2024 और 25 में 326 करोड़ कर दिया, यानी कि तकरीबन 100 करोड़ कम कर दिया। और इस साल यानी कि 25 और 26 में इसको और घटाकर 195 करोड़ कर दिया, यानी कि तकरीबन 63% बजट मुसलमानों का या अल्पसंख्यकों का, सब माइनॉरिटीज़ का उसमें कम हो गया है। इसके अलावा भी, और इसमें आप ये देखेंगे कि 2024-25 में जो पैसा रिलीज हुआ वो सिर्फ 90 करोड़ हुआ है। देखिए पहली बात तो ये है कि जिनके बारे में आपने कहा, क्योंकि मैं सेंटर में केबी का मेंबर रहा हूँ, मदरसा आधुनिक का जी, मैं इसमें एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप की बात आपने की, नए सवेरे की बात की, जी, ऐसी स्कीम जो माइनॉरिटीज़ के फेवर में हो वो बंद नहीं हुई है। बजट कम और ज़्यादा हो सकता है। और मैं एक बात और ये कहना चाहूँगा कि सरकार की जो स्कीमें हैं, जो राज्यों की स्कीमें होती है स्कॉलरशिप की, वो इतनी सारी हैं कि आप एक ही ले सकते हैं। अगर सेंटर की लेंगे या स्टेट की लेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा मामला था कि जहाँ पैसे का दुरुपयोग हो रहा था। मैं मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर उससे चंद जो चुनिंदा परिवार थे वो उससे फ़ायदा उठाते थे, आम मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं था। उन्होंने उसके जगह जगह पे बड़े बड़े अपने स्कूल बना दिए उसकी वहाँ से फंडिंग के, और बाकी धरातल पे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती थी। बल्कि मैं तो ये बताऊँ आपसे कि मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के उस पैसे का कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर दुरुपयोग हुआ। जैसे वक्फ संपत्तियों का मुसलमानों को फ़ायदा ना हो करके उन मिडेटरों को फ़ायदा हुआ, उन बोर्डों को फ़ायदा हुआ, जो नादार थे वो अमीर हो गए, और जिनके लिए ये वक्फ संपत्ति वक्फ की गई थी, दान की गई थी, वो गरीब के गरीब रहे। तो बिल्कुल इन तमाम जितनी ये स्कीमें थी उनका ज़्यादातर अधिकतर जो फ़ायदा हुआ है वो उन मिडेटरों को हुआ है।
और वो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने कहा कि स्कॉलरशिप के बारे में सरकार किसी भी जगह, मैं समझता हूँ कि अगर आपको कहीं ये लगता है तो आपके सरकार के जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे तथाकथित लोग हैं, वो इस पर ध्यान दें कि सरकार को तवज्जो दिलाएं। अब जैसे आपने कहा हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं के अंदर सबको लागू कर सबको साथ लेके चल रही है। ऐसे ही केंद्र की सरकार में भी कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, जहाँ कहीं ये लगेगा सरकार को कि यहाँ इसका दुरुपयोग हो रहा है तो उसका सदुपयोग करना ये सरकार का कर्तव्य भी है। चेयरमैन साहब, आपने बात की कि जी कांग्रेस गवर्नमेंट में उनका दुरुपयोग हो रहा था फंड्स का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां फंड्स का दुरुपयोग होता उस लूपहोल को तो बंद किया जाना चाहिए था, मगर अगर हम उसको स्कीम को ही बंद कर दें या उसको बजट को घटा दें तो ये तो माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी है ना। जो हमारे सिस्टम जो है ना, मैं आपको एक डाटा और बताऊं जी, वो स्टेट की इतनी सारी योजनाएं हैं जैसे जो बच्चों को मिलती आप बताएं, या जो स्कॉलरशिप जो सबके लिए बराबर है भाई, माइनॉरिटीज के हों बच्चे या SC ST के हों, सबको जो है जो स्कॉलरशिप, जो प्री स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की, राज्य स्टेट की, वो सबको मिलती है। देखिए मुझे स्कीम जैसे आपने बताया घर बन रहे हैं, स्कीम एक स्कीम्स होती हैं ओवरऑल सबके लिए, मगर एक जैसे अब मान लीजिए हम वुमेन अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं तो उनको अलग से कोटा दिया जा रहा है, हम SC ST बच्चों की बात करते हैं उनको अलग से कोटा दिया जा रहा है। इसी तरह माइनॉरिटीज़ के बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए राज्य या केंद्र सरकारें अलग से कोटा निर्धारित करती हैं, इसी को कम किया जा रहा है। वो आपकी बात ठीक है, उसमें यही है कि कम से कम जो है, मगर ये सरकार जो है ट्रांसपेरेंट है, कहीं कोई भेदभाव की बात नहीं करती है। तो पिछली जो सरकार जो कांग्रेस की कार्यकाल रहा है, आप कांग्रेस के कार्यकाल पे आप या तो संतुष्टिकरण है। अब आप बताइए, जब आपके कच्चे मकान पक्के बन रहे हैं तो बहुत सारी चीजों नहीं, वो तो और सबके लिए बन रहे, नहीं माइनॉरिटीज के लिए नहीं, स्पेशल नहीं। तो देखिए फिर नहीं, फिर तो हम किसी भी विशेष चीज नहीं मिल रही साहब, देखिए तो विशेष जितनी चीजें वो भी तो विशेष ही नहीं, क्या कहते हैं फिर तो जो, और हम लोग वुमेन्स अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, SC ST अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, हम लोग जनजाति के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, वो क्या बंद कर देंगे? अभी सरकार जो कर रही है तो कर रही है कि अब वक्फ संशोधन बिल जब आया 2024 जो 2025 बन के एक्ट बन गया है, उसकी राजेंद्र सिंह सच्चर जी जो सच्चर कमेटी बनी और उन्होंने जो रिपोर्ट दी जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर बनी थी, उन्होंने ये कहा कि जिस प्रॉपर्टी से 170 करोड़ यानी 170 करोड़ अर्जित किए जा रहे हैं, अगर उसकी सही उसका इस्तेमाल हो जाए तो उससे 12,000 करोड़ से ज़्यादा उस संपत्ति से हासिल किया जा सकता है, जिसे इन्होंने बहुत छोटे से बहुत मामूली रेंट के ऊपर दे करके उसे लीज पे लिया, उसका इस्तेमाल किया। और वो चंद ही लोग हैं जो पूरे देश के अंदर 250-300 मुसलमानों के पर मुसलमान होंगे जो चुनिंदा है जो इसका फायदा उठा रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर तमाम वक्फ बोर्डों की आज तक के वक्फ बोर्डों का आप उनका जायजा लें, एनालाइज करें, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि बोर्ड गठित होने से पहले, अध्यक्ष बनने से पहले उनकी आय क्या थी और उसके बाद उनका स्टेटस क्या है। तो आप बताइए कि मुसलमानों की अगर आज ये सरकार उस संपत्ति का संरक्षण करना चाहती है, उसकी आय को बढ़ाना चाहती है, तो आपको परेशानी हो रही, क्योंकि उनसे रिलेटेड लोग ही उसके अंदर उस पर कब्जा किए हुए। अब थर्ड नंबर पे एक बात कहूँ आपसे कि UCC की बात नहीं हुई है। देखिए UCC अब पूरे देश में आने वाला है, प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया। वो आज ये देखिए कि हमारे प्रदेश के अंदर UCC आया है। UCC का एक प्रावधान भी ऐसा नहीं है कि कहीं इस्लाम से टकराता हो। निकाह के रजिस्ट्रेशन की बात है, मुसलमानों को निकाहों के रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए, इसलिए कि उससे बहुत सारी चीज़ें, योजनाओं से भी आप जुड़ेंगे और जो हमारी महिलाएं जो है घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं उससे भी उन्हें निजात मिलेगी। इसलिए कि बात चीज़ ऐसी है कि जब आप अगर वो और तीसरे नंबर की बात यह कि आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे उससे, कि अब उसमें आप जो है पैनिक हो रहे हैं, कह रहे हैं हम तो साहब रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। अब रहेगी बात है कि जहाँ कानून की बात आप करते हैं 302 उसके ऊपर लागू होता है जो मर्डर करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर उस पर लगता है, जो 307 वो कहलाती है, अटेम्प्ट टू मर्डर कहलाती है। अगर आप जो है कानून बनता है इसलिए कि ताकि आप नियमित तौर से जिंदा रहें, अपनी लाइफ को गुजारें, और अगर कोई गलत काम करेंगे तो वो धारा लागू होगी आप पे। तो अगर आप महिलाओं को तलाक नहीं देंगे, आप उनकी हलाला जैसी कुप्रथाओं के करीब नहीं आएंगे, तो आपको कौन सी सजा मिलेगी। तो इसलिए समाज को ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ
ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहल की कि उन्होंने यूसीसी उत्तराखंड से लागू किया। पूरा देश उनका अनुसरण कर रहा है। मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है, आपको भ्रमित करने वाले भ्रमित करेंगे। आप अपनी लाइफ को अच्छा रखिए, समाज को अच्छा रखिए, अपनी महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव रखिए, पड़ोसियों के साथ अच्छी तरह रहिए, तो कोई भी ऐसी धारा आप पे लागू नहीं होगी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मौलाना आज़ाद के अलावा भी नई मंजिल और एक उस्ताद जो स्किल डेवलपमेंट के लिए योजनाएं थी वो भी सरकार द्वारा बंद कर दी गई, और एक हमारी धरोहर भी एक स्कीम थी जो पूर्णतः बंद कर दी गई है। चलिए अभी साहब ने बात की वक्फ बोर्ड की, इस इंटरव्यू को शॉर्ट करेंगे। मैं नहीं करना चाहता था वक्फ बोर्ड में, मगर जब जिक्र आ ही गया है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर भी। मुस्तफ़, जो नया उम्मीद आ रहा है, अब तो खैर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, मगर फिर भी इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या और अन्य जो मुसलमानी संस्थाएं हैं जो रन करते हैं, या आम मुसलमानों को कुछ प्रावधानों पर शंका है। आम मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गुमराह करने वाले में सबसे बड़ा रोल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमों का है, और वो इसलिए है कि इन मुस्लिम तंजीमों के बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े मॉल इनके बने हुए हैं। सरकार जब इनसे खाली कराएगी या मौजूदा रेट के मुताबिक इन्हें रेंट देना पड़ेगा, तो इन्हें परेशानी है। ये मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। मुसलमानों को बिल्कुल मालूम ही नहीं है, आम मुसलमान को नहीं पता है कि वक्फ किसके लिए। ये वक्फ की संपत्ति गरीब, यतीमों, मिस्किनों और ज़रूरतमंदों के लिए थी। उसका इस्तेमाल ज़रूरतमंदों के लिए नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों के लिए हुआ कि ये तो नादार से अमीर बन गए, और जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह गए। तो मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके लिए दोषी है, और ये जितनी तंजीमें हैं कि इन्होंने अब तक उन वक्फ प्रॉपर्टी के लिए जो 60 साल का लंबा कार्यकाल कांग्रेस का रहा है, इन 75 सालों के अंदर इन्होंने मीडिएटिंग के अलावा कुछ नहीं किया। अपने घर बनाए, मुसलमानों को अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिली। आज उन्हीं जिन मुसलमानों के लिए ये वक्फ संपत्ति दान की गई थी, उससे उनकी एजुकेशन का इंतजाम होता, उनके अच्छे घर बनते, अच्छे स्कूल बनते। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि अगर ऐसा होता तो 60 साल के अंदर क्यों नहीं इन्होंने स्कूल बनाए, क्यों नहीं इन्होंने कॉलेज बनाए, क्यों नहीं उनके ऊपर हॉस्पिटल बनाए, उसकी आय क्यों नहीं बढ़ाई। तो अगर आज ये कह रहे हैं कि सरकार जो है इस पर कब्जा कर लेगी या सरकार की नीयत ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ सरकार की नीयत पर शक करना ये उचित नहीं है। सब वक्फ बाय यूज़र को जो गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है, तो उससे मुसलमानों में सरकार की नीयत पर एक शंका है कि जो डॉक्यूमेंट्स जिनके नहीं है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के, आज़ादी से पहले जो हैं वक्फ बाय यूज़र जो प्रॉपर्टीज़ थी, उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। और इसकी प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि यूपी के कुशीनगर में एक 80 बीघा कब्रिस्तान है जिसको सरकार ने डी नोटिफाई करने की प्रक्रिया चालू कर दी, मगर क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, उसको अभी होल्ड कर दिया है कि अभी आप किसी भी प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि वक्फ बाय यूज़र को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट की आप बहस सुन लीजिए, किरण रिजिजू जी उन्होंने स्वयं कहा, अमित शाह जी ने कहा, और बड़ा क्लियर है कि जो वक्फ बाय यूज़र है उसे जो अब नए को डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है, पुराने जो हैं उन्हें उससे निकाल दिया है। वो वक्फ बाय यूज़र ही के तौर से ही यूज़ होंगे। सब मैं तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट वाक़या बता रहा हूँ कि जी प्रावधान से निकाला है उसे, तो पार्लियामेंट की मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें जो पुराना वो है वक्फ बाय यूज़र, उसे पुरानी इमारतों के बारे में जो बहुत पुराने, जिनके पास जो 300 साल 400 साल या आज़ादी से पहले की, उन्हें सबको उनमें डॉक्यूमेंट को नहीं माना गया, बल्कि ये कहा गया है कि ये वक्फ बाय यूज़र ये ऐसे ही अलाहाल ही चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, क्योंकि वक्फ बोर्ड मेरा कंसर्न आपसे नहीं है तो इसलिए इस पर बात करना भी मैं बेमानी समझता हूँ। और मुफ्ती शमून कासमी साहब ने बहुत बेबाक अंदाज में मुसलमानों को बीजेपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बताया, और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड मदरसों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम करेगा, और इंशाल्लाह हमारे बच्चे
मुख्य धारा से जुड़ेंगे। मुझसे बस एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा था मदरसा बोर्ड के ताल्लुक से ही, कि अभी जो मैंने खुद एक चीज़ फेस की कि जो समकक्षता का मामला है उसमें बड़ा दिक्कत आ रही है। जो अभी आपने मदरसे बंद भी किए हैं, अब उनके बच्चों का भविष्य अधर में है। क्योंकि मैं खुद एक बच्चे का एडमिशन 5th क्लास में कराने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि साहब टीसी लेकर आइए। मदरसा जो चाहे वो आपके मान्यता प्राप्त मदरसा ही है, उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको मान नहीं रहे हैं, उनको टीसी चाहिए। तो इस समकक्षता के मसले पर तो जो बच्चे का भविष्य बहुत ख़राब हो जाएगा। नहीं, वो गतिमान है और इस पर हमारा प्रयास चल रहा है। बहुत करीब हैं हम कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार इस पर कि हम उसकी लगातार हमारी कोशिश हो रही है। हमने पत्र भी लिखे हैं और वहाँ से भी पॉजिटिव हमें मैसेज मिल रहा है। जल्दी हमारी समकक्षता हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस समकक्षता के बाद जो मदरसों की परेशानी है वो भी कम होगी और हमारी पूरी लगातार कोशिश है और वो जल्दी इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए सर, इसमें क्योंकि ये तो बहुत जल्द होने वाला काम है, क्योंकि इस वक्त जो हज़ारों बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे थे वो उनको आप मदरसे 177 मदरसे सील होने के बाद उनको ना तो स्कूल्स में एडमिशन मिल रहा है और ना ही वो मदरसों में पढ़ पा रहे हैं। जो मदरसों में आपने कहा कि मदरसों में हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा है कि या तो नियरेस्ट जो हमारे मदरसे हैं पंजीकृत उनमें उन्हें एडमिशन दिया जाए या अन्य पाठशालाओं के अंदर उनका हम इंतजाम कर रहे हैं और उसे हमने लेटर लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और शिक्षा अधिकारी। उस साहब ने बताया है कि समकक्षता का मसला बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा और जो बच्चे अभी जिनकी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है उनको जल्द ही समायोजित कर लिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत जल्द इन बच्चों की शिक्षा का प्रबंध उत्तराखंड सरकार और मदरसा बोर्ड करे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जज़ाकल्लाह।